हाँ जी, नमस्कार। तो स्वागत है हमारी कंप्यूटर की एक पहली क्लास में, जिसमें हम आज आपके सामने बात करेंगे एक कंप्यूटर के परिचय को लेकर। और एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आप सभी के लिए। और जो भी चीज़ें हो आपको साथ में आपके नोट्स बनाते हुए चलने हैं। ठीक है? इस चीज़ का विशेष सभी लोग ध्यान रखना कि आपको अपने नोट्स स्वयं तैयार करने हैं। हमारे भरोसे नहीं बैठना है कि हम आपको नोट्स देंगे। बाकी हमारी अगर कोशिश रहेगी, प्रॉमिस नहीं करते, लेकिन अगर कोशिश रहेगी कि हम आपको एक सारा सब्जेक्ट खत्म हो जाने के बाद में आपको शॉर्ट नोट्स दे दें, हैंड रिटन। बाकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ। ठीक है? कंप्यूटर के परिचय के बारे में अपन बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है? क्या चीज़ होती है, कैसे होता है, इन सब चीज़ के बारे में अपन आगे चल के बात करते हैं। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर होता है, ये अंग्रेजी भाषा के लैटिन शब्द से बना है। कौन सा? अंग्रेजी भाषा के एक शब्द है ना, अंग्रेजी या लैटिन भाषा के एक शब्द है जिससे बना है, जिसका किससे बना है? कंप्यूट। कंप्यूट से बना है। इंग्लिश में अगर देखें तो कंप्यूट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गणना करने वाला। गणना करने वाला। ठीक है? यहाँ तक की बात हुई। ये सब चीज़ें होंगी। चलो इस अपनी अगली स्लाइड पे देख लेते हैं कि कंप्यूटर के परिचय के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंप्यूटर को जो परिचय है वो यह है। कंप्यूटर अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा के किससे बना है? अंग्रेजी या लैटिन भाषा के एक कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट मतलब इंग्लिश में देखें तो कंप्यूट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गणना करने वाला। गणना करने वाला। ठीक है? लिख लीजिए ये चीज़, अगर आप साथ में लिखते चलिए। और मतलब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो गणनाएँ करती है, कैलकुलेशंस करती हैं। ठीक है? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है गणना करने वाला। और एक ऐसी मशीन होती है कंप्यूटर जो गणनाएँ करती है, कैलकुलेशंस करती हैं। ठीक है? और जो कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था ना, जो मुख्य रूप से गणना करने के लिए ही हुआ था। इसका आविष्कार जो होता है ना, मुख्य रूप से गणना करने के लिए ही हुआ है। गणना करने के लिए। ठीक है? गणना करने के लिए मुख्य रूप से इसका आविष्कार हुआ है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी कि फिर उसके बाद जैसे देखते हैं कि तो आजकल जैसे कंप्यूटर जो हुआ गया, इसका जो प्रयोग उपयोग किया जाता है, जैसे आजकल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, गेम खेलने के लिए, ईमेल, इंटरनेट, ऑडियो वीडियो सुनने देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, डेटाबेस के लिए आदि, सॉरी, आदि कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? आपको यहाँ तक की बात समझ में आई कि जो कंप्यूटर है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करने वाला। ठीक है? और कंप्यूटर जो बेसिकली ये काम होता है, जो एक गणनाएँ करता है, कैलकुलेशंस करता है। और लेकिन पहले इसका मुख्य जो आविष्कार हुआ था ना, गणना करने के लिए ही इसका आविष्कार हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल, ऑडियो, वीडियो सुनने, गेम खेलने इत्यादि कामों में इसको किया जाता है। लेकिन अब इसकी एक परिभाषा है। कई बार वो परिभाषा पूछ ली जाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार एक परिभाषा है इसकी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इसकी एक परिभाषा है कि कंप्यूटर एक स्वचालित कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो अनेक प्रकार की अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणना करने के लिए तर्कपूर्ण गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है? कंप्यूटर का जो उपयोग है, ये जो परिभाषा है ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, वैसे कंप्यूटर की कोई परिभाषा है नहीं। ठीक है? लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी एक परिभाषा दी गई है कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण, जो भी लॉजिकल जो कैलकुलेशंस है ना, तर्कपूर्ण गणनाएं करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है?
यहाँ तक की बात आई होगी, आपको समझ में आई होगी। और जो बेसिकली ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसकी एक परिभाषा और हो सकती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा आपसे स्वीकार करती है और आपके द्वारा जो दिशा निर्देश उसको दिए जाते हैं उसके अनुसार डाटा को प्रोसेस करती है और उसे सूचना में बदलती है। डाटा और सूचना को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है और जो परिणाम आपको दिया हो उसे आउटपुट के रूप में आपको दे देता है। ठीक है, कंप्यूटर की बेसिकली परिभाषा ये है। ठीक है, मतलब अगर वैसे बात करें तो इनपुट आपको देना पड़ता है इसमें, आप इसमें इनपुट दोगे, उसके बाद ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, इसके लिए आपको निर्देश देने होंगे, आप जैसे निर्देश दोगे उसके अनुसार ये प्रोसेस करेगा और फिर यह आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, यहाँ आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी कि ये भविष्य के लिए उपयोग के लिए भी स्टोर करता है सूचना का, जो एनालिसिस करता है, जो भी आपने इसको इन्फॉर्मेशन दी है उसका एनालिसिस करता है और आउटपुट के रूप में आपको ये दे देता है। ठीक है, कंप्यूटर की बात आपने यहाँ तक जानी कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, अभी एक बार अपन थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, रुको। कि अभी जैसे हमने क्या जाना था कि कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है, कौन सा, कंप्यूट, इंग्लिश में कंप्यूट, कौन सा, लैटिन भाषा, अंग्रेजी या लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, गणना करने वाला, गणना करने वाला, इसका वो होता है अर्थ, मतलब इसका होता है गणना करने वाला। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। और क्या हमने पढ़ा कि जो भी इनपुट देते हैं हम, फिर उसके बाद जो निर्देश देते हैं, फिर उसके बाद जो प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद जो हमें आउटपुट देता है। ठीक है, इनपुट करता है, फिर उसके बाद प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद आउटपुट देता है। ठीक है, इसके लिए हमें इसको डायरेक्शंस देने पड़ते हैं। यहाँ तक की बातें आई होगा, आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, पहले इसका जो प्रयोग किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था, गणना करने के लिए, लेकिन वर्तमान में जो भी आधुनिक काल में जो भी काम होते हैं वो सारे काम इससे होते हैं, आधुनिक कालीन कार्य जो भी होते हैं वो कंप्यूटर से ही होते हैं। ये चीज़ आप लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, आपको काम आएंगी, आप साथ में अपने नोट्स बनाते चलिए। और बाकी मैं थोड़ा सा रुक लेता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट या फिर रोक कर आप इसको लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कंप्यूटर के सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के जो घटक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से घटक होते हैं, क्या होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर अपन एक एक करके चीज़ें को बात करेंगे कि जो है ना कंपोनेंट, सॉरी, कंप्यूटर के जो भी घटक हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर के जो घटक हैं इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आया कि कंप्यूटर के जो भी घटक हैं मेजरली इनको दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर कंप्यूटर सिस्टम को बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम को मेजरली तीन भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। कौन सा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। ठीक है, ये तीन भागों में इसको बांटा गया है, तीन भाग है इसके, तीन भागों में बांटा गया है। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर अपन देख लेते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर, तो हार्डवेयर वो होते हैं जैसे हम, ये एक भौतिक भाग होता है, पहली बात तो भौतिक भाग, और इसको अपन छू सकते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, और तो क्या ही परिभाषा है, जैसे अपना हुआ कीबोर्ड, माउस, ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर, और कौन सा हुआ, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, ये सारी चीज। उसके बाद जैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो भी अनुदेशों और प्रोग्रामों का एक समूह होता है, जैसे अपन छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, एक चीज़ बात करेंगे कि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो प्रोग्राम होता है और जो अनुदेशों और प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर कहलाता है, उसे हम कंप्यूटर जो बतलाता है, जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है।
ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा प्रोग्राम और अनुदेश हो जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसको क्या करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। ठीक है। और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। ठीक है। एक हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य भी कर सकता है। डाटा किसे कहते हैं? डाटा जो होता है ना, रॉ फैक्ट होते हैं। रॉ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन को एक अव्यवस्थित संकलन होता है जिसको निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, जिसे हम डाटा कहते हैं। ठीक है। कौन सा? एक डाटा होता है। डाटा क्या होता है? डाटा बेसिकली वो होता है जो रॉ फैक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन होता है उसका अव्यवस्थित संकलन। कौन सा? जो कच्चे तथ्य, कच्चे तथ्यों व सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन। ये अव्यवस्थित उनका संकलन होता है। और डाटा को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक तो दो तरह के डाटा होते हैं, एक तो होता है अल्फा न्यूमेरिक और एक होता है न्यूमेरिक। कौन कौन से? एक अल्फा न्यूमेरिक और एक न्यूमेरिक। ठीक है, चिन्हात्मक और एक होता है संख्यात्मक। डाटा को इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक तो अपना चिन्हात्मक, एक होता है अपना संख्यात्मक। ठीक है। चिन्हात्मक कौन कौन से होते हैं? बेसिकली इनमें अक्षर और अंकों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और जो न्यूमेरिकल डाटा होते हैं जिसमें से इसमें से 0 1 2 3 अर्थात जो 9 तक जाते हैं उनको ही कहते हैं। इसमें चिन्हात्मक जो होते हैं, प्रश्न चिन्ह होता है, ये होता है, एक कॉमा होता है, और एक ये होता है। मतलब जो भी चिन्ह होते हैं ना, वो इसके जैसे हैज होता है एक। ठीक है, स्टार होता है, जो भी चिन्ह होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको अपन अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहते हैं, चिन्हात्मक डाटा। ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। एक होता है सूचना, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? जो डाटा है ना उसको उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण, जो उसका विश्लेषण के बाद जो तथ्य प्राप्त होते हैं, जो सूचना प्राप्त होती है, उसी को अपन सूचना कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे अपन किसी को डाटा देते हैं ना, जैसे यहाँ अपन ने डाटा दिया और फिर उसके बाद ये प्रोसेस करेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा फिर बताओ? सूचना मिलेगी। डाटा को हमने सूचना दी, प्रोसेसिंग किया इसने, फिर उसके बाद सूचना दे, इसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। डाटा है उसको अपने प्रोसेसिंग करने के लिए दिया और उसने सूचना हमें आउटपुट के रूप में दे दी, इसी को ही अपन डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक की बात। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण करता है, उसे ही इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। आप कच्चा चिट्ठा लिखने की जैसे भी हो वैसे कोशिश करना। ठीक है। ये हमने जाना था कंप्यूटर के परिचय के बारे में और कंप्यूटर के घटकों के बारे में जाना था। अभी बात करते हैं अपन कंप्यूटर की विशेषताएं, कि कंप्यूटर की आखिर क्या क्या विशेषताएं रहती हैं। ठीक है। कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में अपन जानेंगे। कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है कि पहली बात तो इनकी गति कितनी होती है मुझे बताओ, अगर किसी को पता है तो। इसकी जो गति होती है ना, गति को, स्पीड को कैसे नापते हैं? कि कंप्यूटर 1 सेकंड में ना लाखों गणनाएं कर सकता है, मतलब मिलियंस ऑफ गणनाएं कर सकता है ये। इसकी स्पीड को ना हर्ट्ज में मापा जाता है। पहली बात, इसकी जो विशेषता है ना, एक एक करके सारी विशेषताओं को लिख लेते हैं। जो पहली विशेषता है वो है गति। ठीक है। गति है इसकी, मतलब गति को इसको ना अपन हर्ट्ज में नापते हैं, मापते हैं। आप थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ ना उस पर भी ध्यान देना, कि इसको हर्ट्ज में मापते हैं और ये 1 सेकंड में, यह 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, लाखों गणनाएं कर सकता है। लाखों गणनाएं कर सकता है। ठीक है। और जैसे वर्तमान जो समय के जो कंप्यूटर आ रहे हैं ना, उन्हें नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकते हैं। वो नैनो सेकंड का मतलब होता है, जैसे वर्तमान के जो कंप्यूटर हैं, वर्तमान में नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकते हैं। नैनो सेकंड को क्या होता है? 10⁻⁻9 सेकंड, इसमें गणनाएं कर सकता है। ठीक है। वर्तमान के जो कंप्यूटर है वो 10⁻9 मतलब नैनो सेकंड में भी गणनाएं कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है।
क्या? कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर बता। मतलब उस कंप्यूटर ने एक सेकंड में कितना काम किया है, कितनी गणनाएं की है, उसके आधार पर इसको मापा जाता है। वर्तमान में जो कंप्यूटर होता है वो एक सेकंड में 1 मिलियन से अधिक मतलब निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है, मतलब 10 लाख। ठीक है। तो इसकी ना MIPS, कंप्यूटर की गति को MIPS में मापा जाता है। MIPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, इसमें अपन मापते हैं इसको, कंप्यूटर की गति को। कंप्यूटर की गति को MIPS में मापते हैं। ठीक है। MIPS मिलियंस, बताओ क्या है इसकी फुल फॉर्म? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक की बात। और अगली इसकी जो परिभाषा है, मतलब इसकी विशेषता है, वो है एक्यूरेसी। ACCURACY, एक्यूरेसी। मतलब इसका मतलब क्या होता है? त्रुटि रहित कार्य। त्रुटि रहित कार्य, बिना कोई गलती के कार्य कर सकता है ये। मतलब हम इसको जैसा वो देंगे अपन इनपुट, ऐसा ही ये काम करेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक है, स्वचालित है। अगले ही है इसकी, ये स्वचालित है। ठीक है। अगली परिभाषा इसकी स्वचालित है। मतलब कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसकी गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना लगभग नगण्य रहती है, ना के बराबर। तो ये खुद ही कार्य कर सकता है। उसके बाद इसमें परमानेंट स्टोरेज रहता है, स्थानीय स्थायी भंडारण क्षमता। उसके बाद विशाल सूचना को तीव्र गति से प्राप्त कर सकता है ये। विशाल भंडारण क्षमता भी होती है इसके पास, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जिसमें अपन देखते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM। और ये होता है क्विक डिसीजन, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता भी इसके अंदर होती है। ठीक है। जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर जो परिस्थितियों में विश्लेषण को एक पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर एक क्विक डिसीजन ले सकता है। रिपीटेशन इसकी एक विशेषता है, पुनरावृत्ति। कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। इसकी एक विविधता है। ठीक है। जैसे अबर मैं ना एक एक वो लिख लेता, मेन मेन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उन्हीं को लिख लेते हैं। उससे तुम्हें याद भी रहेगा कि अच्छा क्या लिखा है। ठीक है। इसका जो दूसरी वो है ना, क्या बोलते हैं, त्रुटि रहित कार्य। त्रुटि रहित कार्य। उसके बाद एक और इसकी जो विशेषता है वो है स्वचालित। क्या है इसकी अगली विशेषता? स्वचालित। अगली इसकी चौथी विशेषता है स्थायी भंडारण क्षमता। स्थायी भंडारण क्षमता। ठीक है। उसके बाद इसकी अगली परिभाषा है भंडारित जो सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। मतलब जल्दी, एक वो लिख लेते हैं, क्विक रिवीजन। ठीक है। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन। और इसकी अगली विशेषता कौन सी है? अगली विशेषता व्यवस्था, पुनरावृत्ति। अगली इसकी विशेषता है विविधता। विविधता के बारे में अपन बताते हैं एक बार कि विविधता होता क्या है। कि जो विविधता होता है ना, कंप्यूटर की सहायता में विभिन्न प्रकार के कई कार्य संपन्न किए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य कर सकता है। जैसे बहुत तरह के कंप्यूटर होते हैं, कई टाइप के कंप्यूटर होते हैं, इसलिए विविधता भी पाई जाती है। स्फूर्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, एग्लिटी। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। मतलब मानवीय कोई गलती नहीं करती है, थकता नहीं है, बोरियत महसूस नहीं होती इसको। और हर बार समान क्षमता से कार्य करता है। ये इसकी स्फूर्ति है। जैसे तुम में नहीं रहती ना स्फूर्ति, ऐसे ही कंप्यूटर में तो रहती है। तो कंप्यूटर की ये एक अलग विशेषता है। कार्य करने की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, कार्य करने की एक रूपता। यह होता है कि बार बार तथा लगातार एक ही कार्य के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कार्य की एक रूपता। ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। उसके बाद इसकी 10वीं विशेषता क्या है कि गोपनीयता।
गोपनीयता इसकी अगली विशेषता है। गोपनीयता के बारे में देखते हैं कि गोपनीयता क्या है। कि जैसे कोई पासवर्ड हुआ, पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। कि जैसे कंप्यूटर की कोई भी अपन चीज़ चला रहे हैं, उसमें अपन पासवर्ड लगा दो तो वो पूरी तरह सिक्योर है। कई तरह के पासवर्ड आते हैं। एक जैसे विश्वसनीयता है, कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम भी देता है। गलती की संभावना ना के बराबर रहती है, इसलिए इसकी एक विशेषता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, कागज के प्रयोग में कमी आती है, पेपरलेस वर्क। कागज के प्रयोग में कमी। ठीक है, अगली इसकी क्या विशेषता है बताओ। अगली और कोई अरे यार इतनी विशेषता बता दी तुम्हें, और भी विशेषता चाहिए? तुमसे ज्यादा विशेषता कंप्यूटर लेके बैठा है। अभी देख लेते हैं कि इसकी गति के बारे में देखते हैं सबसे पहले। कि इसकी जो गति है ना, इसको हर्ट्ज में मापते हैं, एच जेड। और कंप्यूटर की गति को एम आई पी एस में मापते हैं, मिलियंस मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान में नैनो सेकंड से भी ज़्यादा तीव्र है ये। नैनो सेकंड का मतलब 10 की घात -9 सेकंड। और दूसरा, ये त्रुटि रहित कार्य कर सकता है बिना कोई गलती के। मानवीय गलती यहाँ होने की संभावना नगण्य रहती है। स्वचालित है ये। उसके बाद स्थायी भंडारण क्षमता है इसके पास। उसके बाद ये क्विक डिसीजन, बहुत जल्दी डिसीजन ले सकता है। ये रिपीटेशन, पुनरावृत्ति है, विविधता है, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग बेहतर तरीके से काम करता है। स्फूर्ति है, ये बिना थके काम कर सकता है। उसके बाद कार्य करने की एकरूपता। इसमें क्या होता है कि कार्य जैसे आप कितना भी इस पे काम करवा लो, हमेशा उसी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। दूसरा, गोपनीयता, जिसमें पासवर्ड लगा कर अपन इसको गोपनीय रख सकते हैं। विश्वसनीयता और कागज के प्रयोग में कमी। मतलब जब कंप्यूटर पे अपन ज़्यादातर काम करते हैं तो कागज का काम होता ही नहीं है, इसलिए कागज के प्रयोग में भी कमी है। ये अपन ने जाना कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। अगला अपन देख लेते हैं कंप्यूटर की सीमाओं के बारे में। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, इसमें जैसे अपन देखते हैं कि वायरस का खतरा। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है जो सूचना और निर्देशों को दूषित व समाप्त कर सकता है। ये वायरस कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता है ना, उसको भी प्रभावित करते हैं। जैसे कौन से होते हैं कि एंटीवायरस का प्रयोग करके उससे वायरस से बचाया जा सकता है। ठीक है, अपन इसकी सीमाएं लिख लेते हैं। इसका जो लिमिटेशंस है, पहला है वायरस से खतरा। वायरस से खतरा, ठीक है। हमने ये आपको बताया कि जैसे कंप्यूटर में जो वायरस का खतरा बना रहता है, सूचना और निर्देशों को समाप्त कर सकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके वायरस से बचाया जा सकता है। कौन सा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके वायरस से बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता है। ठीक है, अगली इसकी क्या सीमाएं हैं वो देख लेते हैं। एक तो ये खर्चीला बहुत है, एक्सपेंसिव है ये। ठीक है, ये खर्चीला बहुत है। जैसे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो काफ़ी महंगे आते हैं। इसलिए ये फिर बाद में समय समय पर इसको बदलने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके जो वो बहुत महंगे आते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक ये बुद्धिहीन है। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं है। बुद्धिहीन, कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं है इसमें खुद की, स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं। ठीक है, जैसे अपन इसको जो भी दिशा निर्देश देते हैं उन्हीं के आधार पर ये काम करता है। अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास दिमाग होता नहीं है। हालांकि सीपीयू को हम कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। लेकिन वो बात है कल की एक एक और ये एक चीज की, एक विद्युत पर निर्भर है। विद्युत पर निर्भर, विद्युत पर निर्भर है। डिपेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर अपने कार्य करने के लिए विद्युत पर निर्भर रहता है। तथा
और इसके अभाव में कोई भी कार्य संपन्न करने सक्षम ही नहीं है। बिना विद्युत के कोई काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो अभी हमने जाना कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में और कंप्यूटर की सीमाओं के बारे में और कंप्यूटर के जो बेसिक परिचय है उसके बारे में। अभी अपन बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग ये कहाँ कहाँ काम आता है, किस किस क्षेत्रों में काम आता है। ठीक है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग कौन कौन से क्षेत्रों में इसका काम आता है। वर्तमान में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो। ठीक है, भारत में भारत या विश्व में ऐसा कोई भी क्षेत्र या फिर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का काम नहीं किया जा रहा हो, उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा हो। तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि इसके काम कहाँ कहाँ काम आता है कंप्यूटर। इसके बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं कि ठीक है, पहला अपन देख लेते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सूचनाओं का आदान प्रदान करने में इसका काम किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि भंडारण की जो विभिन्न पद्धति हैं, जो भी उसके विकास और कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं को आदान प्रदान करने में बेहतर साबित होते हैं। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन हाईवे बना दिया गया है। इंटरनेट ने विकास ने इसको सूचना का एक राजमार्ग क्या बना दिया है, इंफॉर्मेशन हाईवे बना दिया गया है। दूसरा इसका काम क्या है, डाटा प्रोसेसिंग करने का। डाटा प्रोसेसिंग ये क्या चीज़ है, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है कि बड़े और जो विशाल जो डाटा होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े डाटा होते हैं, उसको सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे जनगणना करने में और जो भी कैलकुलेशंस होती है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है वो करने में, परीक्षा के परिणाम निकालने में। तुम्हारी जो परीक्षा का परिणाम है वो कैसे निकलता है, कैसे बनता है वो, कंप्यूटर के उसी से तो बनता है। तो डाटा प्रोसेसिंग करने में डाटा प्रोसेसिंग होती है उसमें। दूसरा एक साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान। अगला इसका जो काम होता है ना, वो वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका काम होता है। अब वो क्या का काम होता है वो देख लेते हैं कि विज्ञान के जो अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। जैसे विज्ञान के जो ऐसे बहुत टफ जो काम होते हैं ना, उनको कंप्यूटर की सहायता से सुलझाया जाता है। कंप्यूटर में जो परिस्थितियाँ उनका उसका उचित आकलन भी संभव हो पाता है। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा शिक्षा में कैसे किया जाता है, जो मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर आधारित शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। जैसे अब तुम भी तो कंप्यूटर का ही प्रयोग कर रहे हो, ये क्लास देख रहे हो तब भी। ठीक है, तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा जैसे डिजिटल लाइब्रेरी है, उन्होंने जो पहले पुस्तकों का वो लगा पड़ता था, आजकल बच्चों के पास लैपटॉप हो गए हैं, टैबलेट हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं, ये कंप्यूटर ही हैं। तो इनसे लोग आजकल पढ़ते हैं, पहले किताबें लोग ज़्यादा पढ़ते थे। दूसरा अगला इसका प्रयोग क्या है, रेलवे और वायुयान के जो रिजर्वेशन है उसमें इसका प्रयोग होता है। रेलवे और वायुयान में इसका प्रयोग होता है। कहाँ पे, रेलवे और वायुयान आरक्षण में, रेलवे व वायुयान इनमें इनका प्रयोग होता है। कैसे, जैसे कंप्यूटर की सहायता से किसी भी स्थान से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, टिकट ले सकते हैं, इसमें गलती की संभावना नहीं रहती है। जैसे तुम टिकट लेते हो वो कहाँ से लेते हो, कैसे लेते हो, कंप्यूटर की सहायता से लेते हो। दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है चिकित्सा में, चिकित्सा में मेडिसिन, शरीर के जो अंदर के रोगों को पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी, जैसे सीटी स्कैन हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे हुआ, जो विभिन्न प्रकार की जांच की जाती है उनमें कंप्यूटर ही प्रयोग में लिया जाता है। दूसरा इसका जो काम होता है वो कहाँ होता है, बैंकों में। इसका काम दूसरा बैंकों में होता है। बैंकों का क्या काम है, जैसे जैसे एक ये सोचो तुम कि पहले जो बैंक रहते थे ना वो कितने कैसे रहते थे। आजकल जो बैंक है ना उनमें बैंकिंग में जो क्रांति लाई है, बैंकिंग क्षेत्र में जो क्रांति लाई है, कंप्यूटर की वजह से बहुत क्रांति आई। जैसे एटीएम एक कंप्यूटर है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑनलाइन बैंकिंग में
चेक के भुगतान करने में, और ईसीएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस कहते हैं, रुपया गिनने में, जो रुपया गिनने की मशीन लगी हुई है तो ना बैंक में, वो भी एक कंप्यूटर है। उसके बाद जैसे पासबुक में जो अपन एंट्री करवाते हैं वो भी एक कंप्यूटर है। तो बैंक में भी इसका काम होता है। दूसरा इसके अगले जो काम है वो रक्षा में काम होता है इसका। रक्षा मतलब डिफेंस। डिफेंस में क्या काम है भैया इसके? तो डिफेंस में इसके काम देख लेते हैं कि डिफेंस में जो रक्षा अनुसंधान हुआ, वायुयान नियंत्रण हुआ, मिसाइल, रडार आदि में कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है। एक होता है संचार, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग होता है, संचार में। ठीक है। और जैसे एक स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग होता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसका क्या काम है भैया वो देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर की जो तीव्र गणना करने की जो क्षमता है, इसी कारण जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, अंतरिक्ष की जो घटना है उसका जो सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे जो अध्ययन किया जाता है वो कंप्यूटर का ही काम होता है वहाँ पर भी। इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका भी एक अपना योगदान है। दूसरा, इंडस्ट्री और बिजनेस में भी इसका योगदान है। ठीक है। उद्योग और व्यापार। उद्योग और व्यापार। उद्योग और व्यापार में भी इसका प्रयोग है। जैसे व्यापार में जो कार्य है, स्टॉक है, उनका जो लेखा जोखा रखते हैं अपन, वो कंप्यूटर से ही रखते हैं। दूसरा, पब्लिशिंग में भी इसका प्रयोग हो जाता है। मनोरंजन में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है, जिसमें तुम टीवी देखते हो, गेम खेलते हो, ठीक है, रील देखते हो, मनोरंजन में भी इसका प्रयोग होता है। यहाँ तक की बातें आई होगा आपको, इसके बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। क्योंकि देखो मैंने मेन मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, ये कोई थ्योरी क्लास नहीं है। थ्योरी का अगर एक एक चीज़ जो आप पढ़ते चलेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये शॉर्ट है, आप अच्छे से याद कर सकते हो। मैंने जो चीज़ बोली है उसको ध्यान से सुनो। आपको लगता है कि ये चीज़ लिखने की है, उसको लिखो, बाकायदा नोट करो और पेन पेपर अपने हाथ में लो, तब जाके कुछ होगा। प्रशासन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, डिजिटल पुस्तकालय में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक अपन देख लेते हैं प्रशासन। बताओ प्रशासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब बेसिकली देख लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटरिज्म, कंप्यूटराइजेशन मतलब जो कंप्यूटर के अनुप्रयोग के क्या क्या प्रभाव हैं, क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, यहाँ तक कि हमने बात जानी है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रभावों के बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि ये एक त्रुटि रहित कार्य कर सकता है, जो एरर नहीं होता है इसमें बेसिकली। ठीक है, यहाँ अपन अपन लिख लेते हैं पहला, त्रुटि रहित कार्य। त्रुटि रहित ये कार्य कर सकता है। इसमें जो वो होता है ना, त्रुटि की एक नगण्य संभावना रहती है, ना के बराबर कोई संभावना नहीं रहती। दूसरा, इसमें अपना समय की बचत होती है। बेसिकली कंप्यूटर से अपन समय की बचत कर सकते हैं। समय की बचत कैसे हो सकती है कि जो कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति है ना, वो आपको पता है कि बहुत तेज है, और मनुष्य द्वारा एक साल में जो पूरा कार्य किया जाता है वो कंप्यूटर कुछ ही मिनटों में कर सकता है। मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य, मनुष्य के द्वारा एक वर्ष में किया गया कार्य, किया गया कार्य, मनुष्य के द्वारा एक वर्ष में किया गया कार्य कंप्यूटर कुछ मिनट में कर सकता है, कुछ मिनटों में कर सकता है। ठीक है, कुछ मिनटों में कर सकता है। कार्य की गुणवत्ता, कंप्यूटर हर बार समान गुणवत्ता से कार्य करता है। ठीक है। तीसरा है कम कार्य की गुणवत्ता, कार्य गुणवत्ता, कंप्यूटर हर बार समान गुणवत्ता से कार्य करता है, अतः बार बार एक ही कार्य को करने के पश्चात भी मतलब इस पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी एफिशिएंसी के साथ कार्य करता है। दूसरा, बेरोजगारी, एक कंप्यूटर द्वारा
सैकड़ों लोगों को कार्य दिया जाता है जिसमें लोगों की जीविका पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी इसमें मतलब है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर सैकड़ों लोगों को कार्य देता है, सैकड़ों लोगों को कार्य देता है। दूसरा, एक कागज की बचत हमने पहले भी बताई थी आपको, कागज की बचत। ठीक है, ये हमने इसके इम्पैक्ट जाने, इसके प्रभाव जाने इसके बारे में। ठीक है, यहाँ और अभी अपन देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था सबसे पहले, कि कंप्यूटर के जो घटक हैं, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जाना था कि ये एक अंग्रेजी भाषा के या लैटिन भाषा के, ये एक लैटिन भाषा है, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करने वाला। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी परिभाषा दी गई है कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें अपन इनपुट होता है, इनपुट को हम प्रोसेस करने के लिए देते हैं, इसको जैसे आदेश निर्देश देते हैं अपन, वो ऐसा करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। उसके बाद अपन ने कंप्यूटर के घटक के बारे में जाना था, जिसमें अपन कंप्यूटर घटक 3 होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। ठीक है, हार्डवेयर क्या होते हैं? भौतिक भौतिक भाग होते हैं, इनको हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क। सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको अपन छू नहीं सकते। डाटा, ये कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक चिन्हात्मक भाग होता है, एक संख्यात्मक। चिन्ह मतलब ऐसे भाग होते हैं, ये सेमी कोलन, कोलन, हैशटैग, टैग, स्टार, संख्याओं में 0 से 9 तक जो भी संख्याएं होती हैं, ये अपन एक डाटा होता है, उसको अपन प्रोसेस करके सूचना तक पहुंचाते हैं, इसको ही डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं अपन। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, डाटा को फिर सूचना देते हैं और सूचना के बाद प्रोसेस करता है उसको, इसी को ही अपन डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, इसकी गति के बारे में हमने जाना था, ये त्रुटि रहित कार्य कर सकता है, स्वचालित है, स्थायी भंडारण क्षमता है, इसमें क्विक डिसीजन लेने की क्षमता है, पुनरावृत्ति है, विविधता पाई जाती है, स्फूर्ति पाई जाती है, कार्य की एक रूपता पाई जाती है, इसमें गोपनीयता पाई जाती है, जिसमें अपन पासवर्ड लगा सकते हैं, विश्वसनीयता है, कागज के प्रयोग में कमी आई है। इसकी सीमाओं के बारे में आपने जाना था कि वायरस से खतरा है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके वायरस से बचाया जा सकता है। ये खर्चीला है, बुद्धिहीन है, स्वयं की सोचने की इसमें क्षमता नहीं है, विद्युत पर निर्भर है। इसके जो अनुप्रयोग हैं उनके बारे में जाना था कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, डाटा प्रोसेसिंग करने में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, शिक्षा में, रेलवे, वायुयान में, चिकित्सा में, बैंकों में, रक्षा में, उद्योग और व्यापार में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, संचार में, मनोरंजन में, प्रशासन में इसका काम किया जाता है। इसके क्या क्या प्रभाव है कि ये त्रुटि रहित कार्य कर सकता है, समय की बचत कर सकता है, कार्य की गुणवत्ता कर सकता है, बेरोजगारी या सैकड़ों लोगों को कार्य देता है, कागज की बचत करता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें अपने जानी। और अभी अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके, अभी जैसे हमने टॉपिक पढ़ा, इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन आंसर को ऊपर लेकर चलते हैं कि इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो क्या कहते हैं। आप इसको आंसर देने की कोशिश करो एक बार, क्या हो सकता है इसका उत्तर, बताओ जल्दी। चारों ऑप्शन एकदम ढंग से पढ़ लो आप। जल्दी बताओ, आपने अभी टॉपिक पढ़ा था ना, और ये सारी चीज़ मैंने बताई भी थी अभी थोड़ी देर पहले। अब ये आंसर तुमको ही देना है, जल्दी बता दो। नहीं बताए गए? अरे यार, चलो हम बताते हैं तुम्हें कि कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये ध्यान रखना है, गलत है आपको। जैसे ये एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, तो ये तो अपना सही हो गया। उसके बाद इसमें से जो, इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर की है उस तक पहुंचा जा सकता है, ये भी एकदम सही है। यह एक प्रतिवादित ढंग से, ये थोड़ा सा एरर आ गया, प्रतिवादित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंच सकता है, नहीं ये गलत है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता है और अपनी कोई भावना की चाहत भी नहीं होती, ये भी सही है। यही है इसका आंसर, जो होगा ना वो सी होगा। ठीक है, यहाँ दिया भी हुआ है, इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं कि इसका आंसर दीजिए। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स, या तो बताओ, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स या तो क्या है,
या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। आंसर दिया गया है डी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यूएसबी की फुल फॉर्म बताइए। यूएसबी की फुल फॉर्म बताओ जल्दी, क्या होता है यूएसबी फुल फॉर्म? हाँ, पकड़ लिया तुम लोगों को। ये लगा रहे हो ना ए, यहाँ देख कर, ये गलत है। ये इसीलिए ही लिखा गया था यहाँ कि तुम देख कर बताओ। इसका सही आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था ये। और ठीक है, आगे चलते हैं कि कंप्यूटर के प्रयोग का क्या क्या लाभ हो सकते हैं। कंप्यूटर के प्रयोग के क्या लाभ हैं, चलो बताओ। ये तो आप बता ही सकते हो। कंप्यूटर के प्रयोग के क्या क्या लाभ हैं? सही से ऑप्शन पढ़ो एक बार, फिर बताओ क्या लाभ है। ये देख लेते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशनेबल होने के लिए डिजाइन किया जाता है, नहीं गलत है। कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं तब इनपुट आप गलत देते हो। कैसे भाई, इनपुट आप गलत दे दोगे तो सही आउटपुट कैसे दे देगा, ये भी गलत है। उसका तो उपयोग सही होगा नहीं। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, इसमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसका आंसर ए होगा। कौन सा, क्या होगा इसका आंसर? ए। ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला कौन सा है क्वेश्चन? चलो ये क्वेश्चन बताओ आप, ये क्वेश्चन जल्दी बताओ क्या है इसका उत्तर। और ये इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर। और आज की क्लास कैसी लगी, आपका जो सुझाव हो वो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।